तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलॉसफी की। और आज ऐसी एक चीज़ हो चुकी थी इंटरनेट पे जो बवाल मच चुका है। बहुत लोगों ने मुझे डीएम्स किए, प्लस लाइव में भी कल बोल रहे थे कि यार जो डिस्कशन हुआ है, जो डिबेट हुआ है, डज गॉड एग्जिस्ट बिटवीन जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब, तो उसके ऊपर अपनी राय बताइए। इसके अंदर इस वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जावेद साहब कहाँ कहाँ सही थे और साइंटिफिकली कहाँ कहाँ गलत हो गए थे। सेम मुफ्ती साहब कहाँ कहाँ सही थे और कहाँ कहाँ गलत हो गए थे। पहली बात ये समझिए कि इस टॉपिक का डिस्कशन जब मैं अभी भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बताना चाह रहा हूँ कि डज गॉड देयर इज अ क्रिएटर और नॉट। अब वो क्रिएटर मोरल है कि नहीं मोरल है, ये डिस्कशन का टॉपिक भी नहीं था, ना उनके डिस्कशन में था ना हमारे डिस्कशन में। हमारा मुद्दा या जावेद साहब और उनके बीच का डिस्कशन का मुद्दा यही था कि खुदा है कि नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, ये मुद्दा था सारा। उसी के अराउंड बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कशन और फिलॉसफी और मोरल डिस्कशन में बात हो गई थी। उसी के साथ हमारे साथ आज बैठ चुके हैं अंकित साहब। हमने सोचा थोड़ा पुरानी वाइब को जिंदा करते हैं, सड़कों की बातों पे लाने हैं, साइंस को हमें हर जगह पहुंचाना है, जर्रे जर्रे पहुंचाना है। इसी कोशिश में हम दोबारा लौट चुके हैं फिल्टर कॉफ़ी पीते हुए, जो हमें सुपर थैंक्स भेजते हैं उसकी वजह से। तो यार अंकित साहब म्यूजिक। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप ही जानते हैं कि गॉड मर्सीफुल है क्यों नहीं रोकता। ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो है डज गॉड एग्जिस्ट। पहले तो लल्लन टॉप में जो सौरभ द्विवेदी जी है उनको बहुत थैंक यू एकदम कि जो बहुत दिनों के बाद मतलब एक अच्छा जो है डिबेट देखने को मिला है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना, हेल्दी डिस्कशन। हाँ। कोई किसी को मार नहीं रहा था। हाँ, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, आराम से बस आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप अपने पॉइंट ऑफ दोनों एक दूसरे को काउंटर कीजिए। वरना कई न्यूज़ चैनल में मैं देखा कि कोई लड़ा है और एक बार मियाँ साहब ने बस निकाल के सट करके मारा था। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर। हमारी भी जो पहली रील जो वायरल चली गई थी वो इसी पे थी कि डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें हमने एक हायर डायमेंशन बीइंग की बात की थी कि क्या पता हम थर्ड डायमेंशन से ऊपर भी जो डायमेंशन है उसमें कोई तो होगा जो हमें देख रहा होगा, बिल्कुल, जिसे हम नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि हमारी बुद्धि शायद उस वे में बनी ही नहीं है कि हम हायर डायमेंशन को परसीव कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर टाइम जो है अभी मैथमेटिकल टर्म्स में प्लस जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स मिल रहे हैं वो डायमेंशन की तरफ इशारा कर देता है। लेकिन क्या हम टाइम को एज अ डायमेंशन ट्रीट कर सकते हैं? डायमेंशन का ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि आप उस डायमेंशन में आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे कि आप हमें देखिए, हम 3D में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप XYZ प्लेन में आगे पीछे या हाइट में भी आगे ऊपर नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब आप उस डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन क्या टाइम हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जैसे इंटरस्टेलर मूवी दिखाया कि वो बंदा ब्लैक होल में गिरने के बाद टेसरेक्ट में फंसता है, जहाँ पे उसके लिए टाइम एज अ डायमेंशन बन जाती है। और यहीं पर मुझे हम लोग आगे बढ़े, पहले मैं साइंटिफिक टर्म्स में जावेद भाई ने कहाँ गलती करी तो वो बता देता हूँ, फिर हम मोरल टर्म्स में आएंगे। जावेद साहब का डिस्कशन ये था कि जो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना जो हमारे संसार है उससे पहले खुदा क्या कर रहा था, प्लस इतने 13.8 बिलियन ईयर्स में खुदा क्या कर रहा था, अगर कोई क्रिएटर है भी कि नहीं। तो हम इस बात को समझने चाहते हैं कि अगर ये सवाल 1905 या 1915 टेक्निकल टर्म्स में कह लीजिए उससे पहले पूछा जाता तब ये सवाल बहुत वैलिड और बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल परसीव करता। क्योंकि 1915 में जब आइंस्टाइन ने जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख ली थी और 1919 में जब इश्तिहार छप गया था सर आर्थर एडिंगटन के बाद, जब उन्होंने सितारों के आसमान में जाके उसने तस्वीरें ले ली थी, जब लिखा आ गया था सारे इश्तिहारों में कि लॉज ऑफ हेवंस आर चेंज फॉरएवर, उससे हमें ये बात समझ में आ गई थी कि वक्त जैसा न्यूटन समझते थे वैसा नहीं है। वक्त एब्सोल्यूट नहीं है, वक्त एक रिलेटिव है, आपके मेरे हिसाब से परसिवरेंस के हिसाब से बदल जाता है। अब ये समझिए सिंगुलैरिटी एक मैथमेटिकल पॉइंट में, आइंस्टाइन साहब की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैथमेटिक्स ब्रेक हो जाती है, जहाँ पे फिजिक्स ब्रेक हो जाती है, और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वक्त नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास समय थोड़ा रुक जाता है। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में था यार, वो गार्गेंजुआ ब्लैक होल के पास गए थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ घंटे बिताए और देखा तो वहाँ पे आता है वो लेजेंडरी सीन जिसमें बोलता है आई वेटेड ईयर्स। तो वक्त रिलेटिव होता है। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर कोई क्रिएटर है, अगर वो है, मानते वो समय में भी है, तो इसका मतलब अगर वो सिंगुलैरिटी पे बैठा हो, सिंगुलैरिटी पे बैठ जाएगा, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को समझिएगा, अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे लिए 13.8 बिलियन ईयर्स हुए हैं, उसके लिए नहीं हो सकते, उसके लिए समय है ही नहीं।
उसके लिए आज, कल और परसों या आने वाला भविष्य या बीता हुआ इतिहास सब एक साथ ही घट रहा है। ये पॉइंट को आप समझिएगा कि समय रिलेटिव होता है। इनफैक्ट फोटोन के हिसाब से भी देखा जाए तो फोटोन जब स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं, सी पे चलते हैं, तो टाइम उनके लिए 0 है। यानी कि जिस मोमेंट पे फोटोन बना है उसी मोमेंट पे वो ख़त्म भी हो रहा है, उसी मोमेंट पे वो ब्रह्मांड के हर कोने में जा चुका है। इसका मतलब फोटोन्स खुद ओमनी प्रेजेंट है उनके हिसाब से। तो साइंटिफिक टर्म्स में जावेद साहब बोल रहा हूँ, जावेद साहब आप बहुत इस पॉइंट पर रह गए। और जैसे आपने बोला भी था कि साइंस कितना, साइंस में थोड़ा सा मैं पीछे हूँ अभी, तो वही उनकी एक बहुत अच्छी नज्म है जिसमें वो बोलते हैं कि ये वक्त क्या है, ये क्या है जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, अब जो गुजर रहा है तब कहाँ है, कहीं तो होगा, ये कौन सा पानी है, ये किन पहाड़ों से आ रहा है, किस दरिया में जा रहा है, ये वक्त क्या है। तो ये वक्त नहीं है, हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर साइंटिफिकली वो इस पॉइंट पे गलत कर गए थे, जहाँ पर वो इस डिबेट पे टेक्निकल टर्म्स में आप साइंटिफिक पॉइंट पे अगर आप बात करना चाहते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके साइंटिफिक लॉजिक गलत हो गया था। यस, चलो अब आते हैं इस पे कि तुम्हें क्या लगता है, क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? देखो, मैं हर एक को, जितने भी लोग मुझे जानते हैं और जैसे ये भी जानते हैं, मैं बहुत यकीन करता हूँ एक सुपर बीइंग में, नेचुरल, मतलब एक कोई तो पावर है। जैसे मैं इनसे भी बोलता हूँ, आपको भी पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं धार्मिक का वो कर रहा हूँ। लेकिन एक ये है, मैंने कल लाइव में बोला था कि नमाज़ पढ़ने और ना पढ़ने से, पूजा करने और ना करने से, मेडिटेशन करने और ना करने में, दोनों में ही देखा जाए कोई अंतर नहीं है। ना होने में कोई अंतर है, ना होने में कोई अंतर है। तो इससे एक पर्सनल लेवल पे आके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि होना और ना होना जब दोनों ही बराबर है, तो आप उस चीज़ को करो या ना करो, उसमें कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती। जैसे मैं बहुत सालों तक नमाज नहीं पढ़ता था, मैं अभी भी कभी कभी छोड़ देता हूँ, लेकिन कभी मन करता तो सारा का सारा एक साथ पढ़ लेता हूँ। जैसे आप देखते हैं, वो तो शांति मेंटेन करने कुछ मेडिटेशन का रूप लेता है ना, कि कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग अकेले, कुछ लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि क्या मैं मानता हूँ सुपर बीइंग में, लेकिन क्या मैं ये मानता हूँ कि नमाज है, एग्जाम्पल लीजिए, पूजा या फिर हम मेडिटेशन करने से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी, तो इस सब में नहीं मानता। आदान और प्रदान, ओशो का इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन था कि यार बात ये ना कि तुम्हारा हमेशा जो भी पूजा और ये सब, ये डर से पनपता है। डर से नहीं पन पाए मेरा कुछ भी, कि मैं अगर ये करूँगा और नहीं करूंगा तो इसका मुझे बुरा मिल जाएगा या अच्छा मिल जाएगा। जहां पर भी लेन और देन शामिल हो जाएगा, तब आपकी सब कुछ इम्प्योर हो जाती है। तब आप होने और ना होने में अंतर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर आपके लिए किसी चीज़ को करना फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप करेंगे, और ना करना नुकसानदेह लग रहा है तो इसलिए आप नहीं करेंगे। तब वहाँ पर आपका ये जो सुपर इम्पोजिशन स्टेट में आ रखे ना, कि होने और ना होने में जब आपने अंतर खत्म कर दिया। गौतम बुद्ध की एक बात थी ना, कि जब ये चाहत भी ना हो, कि कोई चाहत ना हो, तब मिलता है निर्वाण या फिर मोक्ष। तो इसके बाद बात हो रही थी। यस, तो बात ऐसी थी कि जब हम 10th पास करते हैं और हम थे साइंस के स्टूडेंट, क्योंकि अगर तुम पढ़ने में तेज हो तो साइंस लेना ही ये साबित करता है कि तुम पढ़ने में तेज हो। अगर आर्ट्स ले लिए तो मतलब तुम पढ़ने में कम थे। तो साइंस ली थी मैंने। उस समय क्या हुआ कि मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार हर चीज के पीछे रीजन तो है, जो कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही थी। कॉन्टिंजेंसी एक वर्ड बहुत फेमस कर दिया मुफ्ती साहब आपने। कॉन्टिंजेंसी, एक रील बनी थी कि जावेद साहब के रात भर एक ही सवाल, वो एक ही आवाज आ रही, कॉन्टिंजेंसी तो उसके ऊपर बहुत वही समझता। तो ऐसा था कि उस समय लगा कि हर चीज के पीछे रीजन है, बस हम जानते नहीं हैं, है ना। तो पापा कहते थे देखो ऐसा होता है, धर्मों में ऐसा लिखा है, आपको नहीं पता, सबके पीछे साइंस है, अभी आपको पता नहीं है, ऐसा करके। फिर जब हम और आगे चीज़ पढ़ते गए, अगर वहाँ पे मैं पढ़ाई छोड़ देता सपोज दैट 12th के बाद, तो मेरे मन में यही बात रहती कि हर चीज़ के पीछे एक काउज है जिसका रीजन साइंस में है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि आगे भी साइंस पढ़ते रह गए। अब आगे साइंस पढ़ते रहने से ये चीज़ पता चली कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती है जिसका कोई रीजन अभी तक हमें पता नहीं है कि क्यों एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब उसके पीछे अगर रीजन ढूंढने जाओ तो एक्चुअली में रीजन अभी पता नहीं है हमें। तो फिर लगा यार कुछ तो होगा। फिर हमें पता चला डायमेंशन के बारे में, कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड तक तो पता था। फिर पता चला स्पेस टाइम ये क्या है, डायमेंशन है। हाँ, टाइम एक डायमेंशन आ जाती है। मतलब उसके बारे में अभी तक हम लोग कुछ खास जानते नहीं है। जैसे पहले थर्ड डायमेंशन के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। अब जब से जान गए हैं, अब देखो एरोप्लेन, रॉकेट सब बनने लग गए हैं, मार्स तक जाने लग गए हैं हम लोग।
कैसे इस्तेमाल अभी किया है कि फोर्थ डायमेंशन के बारे में बस जाने हैं, उसको कंट्रोल कर पाना, चेंज कर पाना, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होती है, हमें नहीं पता। शायद आइंस्टीन जी दोबारा अगर जन्म लेंगे तो वो बता के जाएंगे फिर हमें। हाँ। तो तब जाके मुझे लगा कि यार अगर हायर डायमेंशन होती है तो फिर वहाँ लोग भी होते होंगे। अब तुम्हें ना ये चीज बार बार ये मन में आएगा कि ऐसा होता है क्या सही में, ठीक है। फिर आप चीज़ों को रिलेट करना शुरू करोगे एक दूसरे चीज़ों से कि अच्छा यहाँ पे लेके समझते हैं क्या इनके साथ ऐसा होता है। तब जाके एहसास हुआ कि भाई हायर डायमेंशन में कुछ तो होता होगा, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तब जाके मेरा जो विश्वास था, है ना, मैं ये नहीं बोलता गॉड पे, है ना, कि मैं गॉड है ऐसा करके मैं प्रूफ कर दूंगा, वैसा कोई बात नहीं है कि मेरे लिए जो गॉड का मतलब है वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग के रूप में है। हाँ बिल्कुल, सेम सेम सेम। जैसे आप समझ लो चींटी के लिए हम एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, है कि नहीं? हाँ। वैसे हमारे लिए भी कोई एग्जिस्ट करता होगा, हाँ, जिसे अभी हम जान नहीं पा रहे। इन फ्यूचर में भी जान जाएंगे हम लोग, मे भी क्या पता, नहीं होता ही नहीं होगा तो कैसे जानेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मे भी अगर साइंस आगे और बढ़ेगा, हाँ, क्वांटम फिजिक्स पे जैसे ये बात चल रही है, हाँ, तो मे भी हम जाने। तो वही बात है कि मेरा मानना है कि गॉड का पता नहीं है ना, हाँ, एक हायर डायमेंशनल बीइंग होते होंगे। अगर गॉड होते भी होंगे तो हायर डायमेंशनल बीइंग के रूप में होते होंगे, जिसको बहुत खूबसूरती से इस मूवी में, इंटरस्टेलर मूवी में दर्शाया गया है कि दे created the wormhole. They didn't send us to change the past. उसमें पूरी मूवी में ये दिखाया कि एक हायर डायमेंशनल बीइंग जिन्होंने वर्म होल को स्टेबलाइज कर दिया है, उन्होंने वहाँ पर भी देखिएगा आपके पास फ्री, उस मूवी में यही साबित करते हैं कि फ्री विल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनको कूपर की नियति थी कि वो वर्म होल पकड़ के जाएगा, वो सब करेगा, ब्लैक होल में गिरेगा, वापस गार्गेंचो में गिरेगा। वहाँ पे टेसरेक्ट उन्होंने बना रखा था उन बीइंग ने, जहाँ पर जाके वो वापस अपने पास्ट में क्या करेगा, बोलेगा स्टे स्टे स्टे। वो सारा का सारा एक चीज़ पे साबित करता है कि हमारे पास फ्री विल नहीं थी, क्योंकि दे कंट्रोल्ड अस। कौन? द फोर्थ डायमेंशनल बीइंग। और फिर उसमें दिखाते हैं मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसमें जब आखिर एक सीन आता है जिसमें वो कूपर पहले दिखाता है कि वो किसी से टच करने जाती है वो लड़की, कि मैं, वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर दिखता है कि कूपर ही उसको कांटेक्ट करना चाह रहा था। और बहुत एक खूबसूरत पेंटिंग है दुनिया में जहाँ पे गॉड और इंसानों के बीच में जब कनेक्शन दिखाया जाता है तो एक उंगली ऐसे टच करते हुए आ रही है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। फिर जब धीरे धीरे साइंस को जाने, हाँ, तो मेरे पास एक रीजन मिला, हाँ, जिसके कारण मैं बिलीव कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, है ना। दिक्कत यह है कि मेरे पास एक रीजन है बिलीव करने का। अगर यही मैं बिना रीजन बिलीव कर लूं तो ये क्या अंधविश्वास बोल देंगे फिर। तुमने मुझसे पहला सवाल अच्छा नहीं पूछा। इन्होंने पूछा मुझसे कि तुम भगवान में मानते हो कि नहीं। मैंने बताया बिल्कुल मानता हूँ। इन्होंने ये नहीं पूछा कि हमेशा से मानते थे। तो मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मैं एक बेहतरीन एथिस्ट था एक ज़माने में, एक ऐसा एथिस्ट जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिल्कुल यकीन था कि हो नहीं सकते। और उसी के अराउंड एक ओशो साहब की एक बहुत अच्छी सेइंग आती है कि सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन जाता है, क्योंकि ऐसे सारे रीजंस जब निकले, क्योंकि वो रीजन ढूंढेगा ना। मैं बहुत रीजन ढूंढने गया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सारे रीजन बिना रीजन के अगर सीधे मैं मान लूं कोई चीज की होता है, कहीं पे तो लिखा हुआ था, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि नहीं। अब बात करते हैं मुफ्ती साहब की एक पॉइंट में बताना चाहता हूं। डिबेट पे आते हैं। डिबेट पे आते हैं दोबारा। डिबेट पे था कॉन्टिंजेंसी, उन्होंने वर्ड बताया। जावेद साहब को उन्होंने 3 बार बोलना चाहा और जावेद साहब आखिर में भी ये बोल के गए कि यार कॉन्टिंजेंसी समझा दीजिए। तो वैसे जावेद साहब को पता होगा ऑब्वियसली, वो तो खैर जावेद साहब का विट तो विट है यार, मतलब वो कमाल के आदमी है। उनकी मैंने जितनी, मैं एक बात आज भी मानता हूँ कि एक ना सेइंग चलती है उनके लिए कि नेवर स्किप जावेद अख्तर रील, कि वो बात ऐसी करते ना। तो कंटिंजेंसी का मतलब जो मुफ्ती साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट पे दुनिया चल रही है। अगर मैंने इसको उठाया तो इसका इफेक्ट है कि मेरे मुंह के पास आ रहा है। तो कॉन्टिंजेंसी का मतलब ये आ रहा है कि आप इस बात को मानते हैं कि हर इफेक्ट का एक कॉज होना चाहिए। तो अगर हर इफेक्ट का एक कॉज हो रहा है, जैसे कि एक बॉल की बात उन्होंने की थी कि वो बॉल को बॉल अगर पिंक रंग की बॉल है किसी आइलैंड में पड़ी है, तो कोई बंदा देख के बोलेगा यार जरूर एक पॉइंट पे आएगा कि इसको किसी ने बनाया होगा। उस बॉल को बड़ा कर दो, यानी कि बॉल हमारा यूनिवर्स मान लो, तो जरूर इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे कि यार इसको किसने बनाया होगा। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, अगर आप कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस संसार के बनने का भी एक कॉज है जो कि उनके हिसाब से सुपर नेचुरल बीइंग है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर जावेद अख्तर साहब की बात की जाए, हाँ, वो ये नहीं कह रहे काउज नहीं है, हाँ, है ना, वो कह रहे काउज है, उसका पता लगाओ ना। हाँ,
तुम ये क्यों बोल रहे हो कि इसका कॉज भगवान ही है ना? तो इसी को यहाँ पे समझना है तो इसी हिसाब से मुफ्ती साहब ने बोला कि दो चीज हो सकती है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में। पहले तो कॉन्टिजेंसी, दूसरा इन्होंने एक बात बोली कि या तो आप इस बात को मान लीजिए कि ये जो दुनिया है ये इन्फिनाइट कॉज एंड इफेक्ट पे बनी हुई है। हाँ। ये संसार हमेशा से था, इससे पहले कुछ होगा जिससे संसार बना, उससे पहले भी कुछ होगा जिससे वो संसार बना, और ये कभी नेवर एंडिंग लूप है जिसकी इवेंचुअली अगर मैं बात करूं तो मैं अगर इस बात को समझाना चाहूँ तो बिग बैंग और बिग बाउंस की एक थ्योरी से समझा जा सकता हूँ कि ये जो हमारा संसार, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, अभी ये कंटिन्यूअस लूप में अटका हुआ है। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रीग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा। फिर यहाँ पे जाके एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है कि इवेंचुअली जितने भी यूनिवर्सेस बनते जाएंगे, बिग बैंग हुआ, फिर हम कोलैप्स करेंगे, फिर एक बिग बैंग होगा, ये करते जाएंगे, लेकिन हर नया यूनिवर्स पुराने यूनिवर्स से ज़्यादा उसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी और एक पॉइंट पे आके इतनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी कि संसार दोबारा कभी बिग बाउंस में नहीं जा सकता। स्टिल ऐसी अगर बात की जाएगी तो बिग बैंग और बिग बाउंस की थ्योरी होनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है, ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें। अब मुफ्ती साहब के ऊपर अगर हम देखा जाए तो बात ये हो रही थी यार, आप जिन्होंने भी डिबेट देखी, डिबेट थी कि क्रिएटर है कि नहीं, गॉड है कि नहीं। आप उसको मोरालिटी से साबित नहीं कर सकते। जैसे मैं अंकित साहब आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई क्रिएटर है, उसका मोरल होना हमारे हिसाब से ज़रूरी है कि भैया अच्छा हो तो ठीक है। इसका मतलब अगर कोई क्रिएटर से आसपास पावर में हो और वो टेक्निकल टर्म्स में आपके साथ अच्छा कर रहा है, मान लीजिए आपने पूजा करी है, जो भी नमाज़ें पढ़ी और आपने बहुत उसमें गए और आप कुछ मांग रहे हैं और वो आपको नहीं दे रहा है, तो आप उसको नकारने लगोगे। अगर हम इस लूप में अटक जाएंगे तो हम ये टॉपिक से भटक जाएंगे कि मोरल, खुदा का मोरल होना ज़रूरी हो जाएगा। दिक्कत है कि अगर ऐसे मांगने से मिलने लग जाए तो फिर तो वो दुकान वाली बात हो गई ना, कि दुकान में गए, कोई चीज़ दिए कि दुआ ले लो मेरी और आप मुझे दे दो वापस कुछ, है ना। और यहाँ पे ना मैं जावेद अख्तर साहब हर बार उनका फिक्स है कि भाई लॉजिक दो मुझे, है ना, कि लोग बच्चे मर रहे हैं, इतना क्राइम क्यों हो रहा है, भगवान है तो। रेवोल्यूशन किए हैं, एक मजहब के नहीं, बहुत से मजहबों में किए हैं, अलग अलग रेवोल्यूशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूं, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पे हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब? उनसे ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब उसमें कुछ सेल्स को बीमारी भी होती है, कैंसर्स हो जाते हैं, वो ओवर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेल देखेंगे, है ना, अब वो ये कहे अगर कि देखो तुम्हें तो बीमारी हो गई, तुम तो मर रहे हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो गया,
मतलब ह्यूमन नहीं होता है कोई। हाँ, सेलुलर लेवल पे अगर देखा जाए कि 2 सेल क्या बात करते होगा, देखो तुम्हें बीमारी हो गई, तुम्हें कैंसर हो गया, ह्यूमन नहीं होते हैं। हाँ। है ना, वही वाली बात हो गई। अगर हम ये बोले कि सब कुछ तो भगवान ने किया है, हाँ। नहीं, ये दोनों चीज अलग है। भगवान है नहीं है एक अलग थिंक हो गया। हाँ। क्या सब कुछ वो कर रही है अलग चीज हो गई। हाँ। क्या उन्होंने बना के छोड़ दिया होगा सबको कि तुम खुद देखो कि तुम क्या कर सकते हो। बहुत अच्छे फिलोसोफर ने एक बात कही थी, अगर आप उस फिलोसफी समझिएगा, उसने कहा था कि गॉड इज डेड। ये उस फिलोसोफर की लाइन थी, और उसका मतलब लोगों को लगा कि भैया कोई जो सुप्रीम बीइंग हो मर गया ऐसा वैसा। नहीं, उसने क्या बोला, इसका आउटकम क्या था कि गॉड इज डेड, इसको यकीन मान लो, उसके बाद बिहेव करो दुनिया में, आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। आप मोरालिटी को, एब्सोल्यूट मोरालिटी को आप क्यों रिलेट करते हैं? अगर मान लीजिए जितने भी धार्मिक लोग हैं और जितने भी एथीस्ट लोग हैं, जावेद साहब का एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि एथीस्ट लोग जो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, भाई कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद पे। जो यकीन करते हैं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको पता अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। और मान लीजिए नहीं हुआ तो, मान लीजिए अगर मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ टेक्निकल टर्म्स में, तो वो हेल्प कहाँ हो गई ना, वो तो आपने एक लेन देन की बातें कर रखी है, कॉन्टीजेंसी हो गई यहाँ पर भी, क्योंकि आप कॉस्ट के बाद इफेक्ट की यकीन कर रहे हैं कि मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। यार ऐसे संसार चलने लगेगा ना, तो इसके अंदर मिलावट है अच्छाई में, तो आपकी अच्छाई कभी भी प्योर फॉर्म ऑफ अच्छाई नहीं है। तो इस बात पे मुफ्ती साहब से मैं, अगर आप देखेंगे, वैसे तो देखेंगे नहीं ये सब वीडियो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अच्छा करिए या बुरा करिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये यकीन करिए कोई है कि नहीं, जिससे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। मैं यहाँ पे एक दो चीज जो डिबेट में मुझे, मतलब जहाँ से मैं डिसएग्री करता हूँ, है ना, वहाँ पे ये है, क्या भगवान होते हैं? मेरा मानना है हायर डायमेंशनल बीइंग होते हैं। क्या वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं? इस पे मैं डिसएग्री कर जाता हूँ। नहीं, वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, है ना? हाँ। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे कि जैसे कोई चींटी है यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं, क्या हम उनसे ज्यादा पावरफुल है? टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, टेक्निकल टर्म्स से हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। क्या हम ये देखते बैठ रहे हैं कि वो दिन भर क्या कर रहे हैं? क्या कोई चलते वक्त उन पे चढ़ गया, वो मर गए, है ना, तो वो ये कहेंगे कि नहीं हमसे पावरफुल कोई है नहीं ऊपर। भाई हम दिन भर नहीं बचाएंगे ना तुमको कि कोई चढ़ के पार हो गया तुम पे, अब हम बचाने जाएं आपको, है ना। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक चीज और है, जो चींटी वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम चीजों को नोटिस करते हैं, और वो मेरा पर्सनल मानना है ना, ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है, पॉइंट ये भी बोल रही है, इनका है, मैं ये मेरा मानना है, मेरे सोचने का तरीका है कि कोई चींटी यहाँ से सपोजेड गुजर रही है, स्ट्रगल कर रही है, मान लो इस कप को चढ़ने में, कि इसको चढ़ के कहीं तो जाना है, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। अब मैं उसको देख रहा हूँ बार बार चढ़ते, कि वो चढ़ रहा है गिर रहा है, चढ़ रहा है गिर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि मैं, अगर मुझे लगे कि यार बहुत मेहनत कर रहा है, मैं इसको उठा के ना थोड़ा सा इधर रख दूँ, इसकी मुसीबतें कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने इधर रख दिया। लेकिन क्या अब मैं ये सारे चीजों के लिए, सारे चींटियों के करने के लिए बैठूंगा? नहीं, अभी मुझे ये नोटिस हो गया तो मैंने कर दिया। जैसे सपोज दैट मुझे कोई, अगर हायर डायमेंशनल बीइंग की बात करें, भगवान की नहीं, तो कभी कभी हो सकता है वो नोटिस कर लेते होंगे इसी तरीके से कि यार सुफियान है, देखो बेचारा मेहनत कर रहा है, इसको कुछ कोलैब वगैरह आ नहीं रहे, है ना, इसको क्या किया जाए, देख रहे होंगे कि स्ट्रगल कर रहा है गिर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है गिर रहा है, चलो इसको एक सही पोजीशन पे ले जाके रख देते हैं उठा करके, या सही टाइम पे कि इसको अभी कहाँ होना चाहिए, यहाँ से इसके लिए बेटर हो सकता है। मे भी नोटिस किए होंगे तो रख दिए होंगे। क्या वो सबके लिए करने बैठेंगे कि उसके लिए भी देखो, उसके लिए भी देखो? नहीं, वो है कि कभी नोटिस हो गया इन केस तो वो कर देते हैं। मैं इस पे बोलता हूँ कि जिन्होंने भी डिबेट देखी है, तो आप, मेरे हिसाब से मैं इसको थोड़ा कंक्लूजन के पॉइंट पे ले जाता हूँ अपनी वीडियो को। देखिए बात क्या है कि क्रिएटर का होना और ना होना, उसके मोरल होने से हमारे टेक्निकल टर्म्स में उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर देगा या ला नहीं देगा। अगर क्रिएटर है कोई और वो मोरल ही होना चाहिए, ये हमारे हिसाब से बाध्य है। जावेद साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर आप, जावेद साहब ने कैसे फंसाया था उनको कि आप क्या बोल रहे हैं, क्रिएटर इसके बाद, मतलब कि क्रिएटर ने गुड और इविल दोनों बनाया, तो मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ, ताकि अच्छाई हो सके बुराई की वजह से। दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? इस पे मैं गालिब साहब का एक शेर कहना चाहता हूँ कि गालिब साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल के खुश रखने को मगर गालिब ये ख्याल अच्छा है। किसके बाद? गालिब साहब के हिसाब से इस दुनिया के बाद कोई दुनिया नहीं है, ये तो मुझे पता ही है, मगर यार क्या पता होगी,
तो खैर हमारे साथ अभी तो गलत हो रहा है, तो आगे चल के शायद वहाँ कंपनसेशन मिल जाए, जिस पे मैं भी डिस्गाइज कहते हैं कि ब्यूटी इन डिस्गाइज कह लीजिए। मैं भी इस डिस्गाइज में हूँ कि मैं, जैसे आप जितने जानते होंगे मुझे, मैं 30 साल से टेक्निकल ये उम्र हो गई मेरी, और जब से होश संभाला तो मैं था कि कुछ अपने घर वालों को अच्छा कर दूँ, कि बहुत गरीब और बहुत वैसे फैमिली से था मैं। लेकिन अब जिस पॉइंट पे टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा नाम और थोड़ा बहुत पैसा आया था, इसी पॉइंट को पे मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है अभी भी। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं रिलीजन जो है ना, आपको एटलीस्ट जो फिलॉसफीज़ है आपको जीते रहने की एक होप देते रहती है। जैसे मैं इस बात में बिलीव करने लगा हूँ, करता था पहले से, इसके बाद कुछ दुनिया होगी, और मैं अपने पर्सनली बोल रहा हूँ कि होगी तो अच्छा होगा कि यार हम जो 5 लोग हैं हमारे परिवार के, हम बहुत कभी साथ बैठे नहीं है सही से। पहले जब थे साथ तब पैसा और जिल्लत थी, अब पैसा नहीं था और जिल्लत थी, अब पैसा और ठीक ठाक आ गया है तो वो नहीं है, तो शायद इसके बाद देख लेंगे। हाँ, खैर आते हैं वापस पे जो डिसएग्रीमेंट था हमारा, है ना, अब वहाँ पे था क्या, पहली बात, अगर उनको रिकम्पेंसेशन मिलेगा अगर कहीं पे, तो इससे तो जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो तो फिर कुछ भी करेंगे हमारे साथ। और भाई अंकित भाई ले बाद में दिलवा दूंगा। हाँ, बाद में रिकम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ना कि बाद में रिकम्पेंसेशन मिल जाएगा, इसका मतलब हम जुल्म सहने लग जाए और कोई जुल्म करने लग जाए कि भाई तुमको तो बाद में रिकम्पेंसेशन मिलेगा, अभी मुझे कर लेने। अगर आप इस बात पे यकीन करने लगेंगे कि इसकी ये बुरा हो रहा है, इसके बाद इनको कंपनसेशन मिल जाएगा, तो आप उसके लिए आवाज उठाना बंद कर देंगे, जिस चक्कर में आप वही, अगर एथिस्ट लोग कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहते हैं कि भैया इस दुनिया को सही कर लेते हैं यार। सेकंड थिंग जो उन्होंने बोला था कि जो टेस्ट हो रहा है, कुछ बच्चे सही आंसर करेंगे हमारे तरह, कुछ बच्चे गलत आंसर करेंगे, जो इविल का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि जो गलत कर रहे हैं वो एविल है। इससे अगर यहाँ फंस गए थे वो, क्योंकि भैया अगर इविल को खुदा ने बनाया तो गॉड इविल है, तो इसका मतलब उन्होंने बोला भी हाँ बनाया उन्होंने, लेकिन टेस्ट के लिए। एक बात बताओ, जो भी देख रहे हैं मुफ्ती साहब या अगर वो देख रहे हो, कोई भी, अगर इविल को नेचर ने बनाया कि तुम इविल रहो, तो उनका किस बात का टेस्ट है? हाँ, दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है, और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। उनका किस बात का टेस्ट हो? अगर किसी का व्यक्तित्व, ये आइंस्टाइन साहब से सवाल पूछा गया था। आइंस्टाइन ने जब बोला था कि एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड एंड प्रीडिस्टाइंड, वो यकीन करते थे इस दुनिया में कि सब कुछ पहले से लिखा होना चाहिए, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने साबित कर दिया था बात को। तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था इसका मतलब कोई मास मर्डरर बनेगा, ये बात 13.8 बिलियन ईयर्स पहले साबित थी। तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, कि वो जेल में रहे। तो ये बात अगर आप इविल पे बोल दो, इविल को क्रिएट ही किया गया है ताकि वो दुनिया में सच्चाई, अच्छाई और बुराई को डिफरेंशिएट करवा सके, तो फिर टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में अच्छा लोगों चल रहा है। मेन है कि अगर इस बात को हम मान भी लिया जाए ना, इस फिलॉसफी को, कि ये टेस्ट चल रहा है, इसके बदले सबका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो टेस्ट में हम ये क्यों बोलेंगे किसी को कि भाई तुम गलत आंसर कर रहे हो? जब रिजल्ट बाद में ही आना है तो गलत करने वाला गलत करे, सही करने वाला सही करे। हम उसको क्यों बोलेंगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो बीच में? देखा, ये इस अंकित साहब की इस बात से आप समझ जाओगे कि कितना लूप होल आ जाएगा अगर हम इस बात को यकीन करने लगेंगे कि इसके बाद कुछ इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इतना लूप होल बन जाएगा इस हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी में कि अब फिर इंसान गलत और सही को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके गलत और सही होने देगा, जिस चक्कर में बोलेगा अवार्ड इसका बाद में मिलेगा। तो मतलब जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसके साथ हमेशा वहाँ बुरा होगा। अगर ऐसा देखा जाए, जिनके साथ बुरा हुआ उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल जाएगा, और जिनके साथ अच्छा हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे जाके उनके साथ बुरा होगा। तो इस बैलेंस में आप दुनिया अगर चलाने लगेंगे तो ये मुश्किलात यहाँ पे आ जाएगी कि हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने लगे तो हम हमेशा बात की बात देखेंगे, तो इसका रिवर्ट भी ये आएगा कि अच्छे भाई तेरे साथ अच्छा हो रहा है ना भाई, खुश मत हो, इसके बाद बुरा करेंगे।
इस चीज में फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है। देखिए, दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है। मैं अंकित साहब एक बात बोलता हूँ कि यार अगर आपका फेथ अगर आपको सुकून दे रहा है, सिर्फ आप अपने पर्सनल पे रखिएगा। अगर आपको सुकून दे रहा है आप अपनाइए, लेकिन उस पर ये यकीन मत करिएगा, उसको हर एक पे अप्लाई मत करवाइएगा और उसको अपने हिसाब से अपने पे सकिए और बिहेव अपने रिस्पॉन्सिबल करिए। जावेद साहब को पकड़ लिया था मुफ्ती साहब ने एक बहुत अच्छी पॉइंट पे। जावेद साहब यहाँ पे कैसे गलत हो रहे थे कि अगर आप बोलते मेजॉरिटी डिसाइड करेगी तो हिटलर ने सही किया, तो बोलते नहीं प्लेनेट की मेजॉरिटी। तो प्लेनेट की मेजॉरिटी के हिसाब से प्लेनेट की मेजॉरिटी तो मानती है खुदा होते, तो आप क्यों नहीं मानते? जावेद साहब को यहाँ बहुत अच्छे पॉइंट में फंसाया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेजोरिटी खुदा मानती है, यहाँ खुदा की बात हो रही है, रिलीजन की बात नहीं कर रहे। रिलीजन वाइज देखोगे तो शायद आपका रिलीजन 10% हो, बाकी 90% हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं, खुदा मानने वाले 90% हैं। जो जावेद साहब यही बोल रहे थे कि यार नहीं, कौन से उसको मानते हैं। मुफ्ती साहब की एक बहुत अच्छी बात करी उनकी डिबेट में, वो एक पॉइंट क्लियर करके आए थे कि मैं यहाँ पर रिलीजियस डिबेट नहीं करना है। हाँ। मुझे रिलीजियस पे बात नहीं करनी, कौन सा मजहब सही है कौन सा नहीं, इस पे बात नहीं। बस एक क्वेश्चन है, क्रिएटर है कि नहीं, इस पे बात हो और रही ये बहुत। और मैं बोल रहा हूँ बहुत दिनों बाद एक ऐसी डिबेट देखी जहाँ पे क्लियर विजन के साथ बहुत अच्छे से डिबेट हो गई है। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बग़ीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? मुफ्ती साहब ने बोल भी दिया था पहले कि यार जावेद साहब इस्तेमाल करेंगे इमोशनल एंगल का, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक इमोशनल ग्राउंड पे नहीं जा रहा, यहाँ पे टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पे जा रहा है, तो वहीं पे रहेंगे। लेकिन जावेद अख्तर साहब का जो कहना था उसमें एक चीज जो है वहाँ पे, ठीक है, कि ठीक है इनफाइनाइट कॉज एंड इफेक्ट है। हाँ। उनका कहना है कि हम काउज को ढूंढेंगे। बिल्कुल, जैसे बोला ना कि पहले तो आप हमें सुन भी नहीं सकते थे, आज कम से कम डिबेट तक तो आपको वापस ले आए। बेहतरीन जावेद साहब की क्या बात है, कम से कम इस टॉपिक पे डिबेट तो लाए। पोएट्री तो भाई है ना, तो वो बोले वहाँ पे कि आज आप यहाँ तक आ गए, कल आप ये भी मान लोगे, है कि नहीं? और मुफ्ती साहब का ये पॉइंट था कि भैया तुम मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करने जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये है, और एक साइंटिफिक टर्म में तो वही कह रहे हैं ना भाई, जावेद अख्तर साहब की बात भी सुनो तो वो कह दो रहे हैं कि लाओ तो मेटल डिटेक्टर तुम, लाओ तो दिखाओ तो मेटल डिटेक्टर के है यहाँ पे, कुछ तो दिखाओ। तुम बोल रहे हो कि है, फिर बोल रहे हैं लाओ डिटेक्टर, तो डिटेक्टर तो मेरे पास नहीं है, जो हम बनाएंगे उससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। देख ये सारे अगर साइंटिफिक टर्म्स में जाएंगे तो मुफ्ती साहब का ये था कि भाई तुम इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों से तुम फिजिकल वर्ल्ड के बाहर नहीं डिटेक्ट कर सकते। अभी वही है कि देखो भगवान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीवन पे, है ना। आप अपना इसको फेथ, इसलिए फेथ का जो टर्म आता है, जावेद अख्तर साहब की बेहतरीन एक कोट है और बहुत खूबसूरत उन्होंने बात बोली थी। फेथ में एनीथिंग दैट इज डिवॉइड ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड फैक्ट्स इज फेथ। ये बात बहुत अच्छी है जावेद साहब की। आप जैसे फेथ का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ पे उसके एग्जिस्टेंस के सबूत ना होने के बावजूद भी उस पर यकीन कर रहे हैं, ये फेथ का डेफिनेशन है। उससे किसी और को दिक्कत ना हो, बस इतना रख लीजिए, बाकी क्या फर्क पड़ता है। जावेद अख्तर साहब यही कह रहे हैं ना कि हम जिस दिन कॉज एंड इफेक्ट पे बात कर रहे थे, ठीक, हम कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी तो रख रहे थे अपने में। आप तो सुनने को भी तैयार नहीं थे कि भगवान नहीं होते हैं, तो आप तो मार दे रहे थे हमें डिस्कशन करने पे। हम कम से कम आपको डिस्कशन के लिए बैठा तो रहे हैं कि आइए बात करते हैं काउज पे। सोच के देखो जावेद साहब की कितनी अच्छी बात है कि भैया आज से पहले क्या ऐसे डिस्कशन हो सकते थे? मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के जमाने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस
क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो कोई, मैं एक बात मानता हूँ उनके साथ, कोई भी चीज़ अगर आप लॉजिक से तोड़ा जा सकता है तो अगर मान ले तुम किसी चीज़ पे बिलीव करते हो और मैं लॉजिक दिया और वो टूट गया, तो भाई अच्छा है, आप उसको अपने लॉजिक के बाद तोड़ दीजिए और फिर उससे बढ़ के इस बात को मान लीजिए। हाँ मतलब और डर किस बात का है? अगर आपको लगता है आप दुनिया, एक तो इंसानों विकास सर वाली बात है, इंसानों का इतिहास 10-15 साल पुराना, 10-15 हज़ार साल पुराना, उस पर ये दावा रखना कि आप संसार की हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं, तो ये बेवकूफ़ी। फिर बोले बेटे डिटेक्टर लाइए, तो है नहीं मेरे पास ज्ञान सारा, आपके पास डिटेक्टर नहीं है आपके पास, ये क्या बात है? ये फेथ है। और आप मार भी रहे हो हमें बोलने के। साइंटिज्म में नहीं, साइंटिज्म हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप किसी का, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी चीज़ को उसके होने या ना होने से रोके, जब तक कि वो किसी के पर्सनल। अगर मेरा बिलीव है कि मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में नहीं मानता, तो आप अगर मानते हैं तो आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप मुझ पे इसको थोपें या मुझे मार दें। तो वही वो कह रहे कि हाँ हम ढूंढेंगे। साइंस यही कर रहा है कि हाँ ठीक है, एक सीढ़ी चढ़ गए ना, दूसरी भी चढ़ेंगे, खोजेंगे, तभी तो निकल के आ गया क्वांटम मैकेनिक्स। तभी आया। अगर हम मान लेते कि इसका एक ही रीजन है गॉड, तब तो हम खोजेंगे ही नहीं ना, कोई गॉड ने बनाया, तब ना हम फिजिक्स पे बात करते हैं, ना बायोलॉजी पे बात करते हैं, ना मेडिकल साइंस बनाते हैं, ना हम जेट प्लेन बनाते, ना कुछ नहीं बनाते। वो कह रहे हैं कि मैं आपके एक बात से सहमत हूँ कि इनफाइनाइट कॉज एंड इफेक्ट होगा, लेकिन हम रुके क्यों कि भगवान पे के बाद खत्म? क्या पता भगवान के ऊपर भी कोई भगवान बैठा होगा। वाह वाह। हाँ, उसके बाद मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे ना उनसे भी जाके, है ना, कि भैया आप ऐसे किए थे, क्यों किए थे? तो बोले भाई मेरे नहीं, मेरे से ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। अब उसको साइंस उसके ऊपर भी ढूंढेगा कि आपसे ऊपर बैठा है, ठीक है, हम पता लगाते हैं कौन बैठा है। और साइंस की खूबसूरती ये है कि वो सवाल पूछते पूछते चाहे खत्म भी हो जाए, मगर सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। तो खैर बात तो बहुत सारी की जा सकती है, की जा चुकी है और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकल के करेंगे जब डिबेट का पार्ट 2 आएगा तब। पार्ट 2 और डिस्कशन कर लेंगे। और इसका ऐसी डिबेट्स का कोई हल निकल के आता नहीं, कोई निष्कर्ष निकल के आता नहीं है। जो बिलीवर होते हैं वो बिलीवर रहते हैं, जो एथिस्ट रहते हैं वो एथिस्ट रहते हैं। शायद कोई बंदा बीच में कन्वर्ट हो जाएगा बीच में। मुफ्ती साहब के लिए मेरा यही था कि जब अगर देखा जाए, मेरा टेक ये है कि खुदा के होने और ना होने से इस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मोरल है कि नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर की बात हो रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पे रहिए, और ये भी यकीन करिए कि अगर वो मोरल नहीं है तो बोलिए मोरल नहीं है लेकिन क्रिएटर है। जैसे मैं, अगर मेरा बिलीफ की बात है तो अगर कोई क्रिएटर है जिसने इतनी दुनिया प्रिसाइज बनाई, तो शायद आपकी ज़िंदगी भी प्रिसाइज रखना चाहेगा। जाहिर सी बात है, जिसने इंजन बनाया होगा वो इंजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें और डायमेंशन की बात करें, तो एक बीइंग जो 4 या 5 या 6 या 11 डायमेंशन या डायमेंशंस के परे है, वो उस डायमेंशन में उसका एग्जिस्ट करना कोई सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि इंजन, मान लीजिए इंसान बनाता है, इंजन के अंदर इंसान नहीं होता है। लेकिन खैर, होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस बात से आप कभी भी लॉजिक पे प्रूव नहीं कर पाएंगे, ना डिस्प्रूव कर पाएंगे। साइंस कभी भी लॉजिकली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं साबित कर सकती, ना ही डिस्प्रूव कर सकती। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सारी बातों में फंसने से कोई मतलब नहीं है। सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक हो सकता है। बाय द वे कि ऐसे और डिबेट होने चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात लगी कि शुरुआत तो हुई कहीं से। और ये बात अच्छी लगी कि किसी मजहबी उस पर नहीं रही कोई। आपने उनके, अगर देखा जाएगा, मुफ्ती साहब को लगा भाई इस्लामिक के ऊपर और बात होगी, नहीं, बात क्रिएटर ऑफ गॉड पे थी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे थी, उस पे रही। फिक्स था। आप भी ऐसे करिए, लॉजिक पे बात करिए और सवाल पूछते रहिए। साइंस की जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है साइंस की, कि वो सवाल पूछने से मना नहीं करती। और मैं बीइंग थोड़ा मोड़ा साइंस का ज्ञानी और थोड़ा मोड़ा थिएटर आर्टिस्ट, इस बात को बहुत पुरजोर से आपसे बोलना चाहता हूँ। इसको यकीन करिए कि सवाल पूछते जाइए, एक पॉइंट पे आके जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होगी, इसके बाद दुनिया है कि नहीं, और दुनिया से जाते वक्त आपको लगेगा कि जितने सवाल थे वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करी और ख़त्म हो रही है ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी मिल जाएगी, यकीन मानिए अच्छा हो ज़िंदगी, इसके बाद ना हो, बहुत सफरिंग है दुनिया में। इस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।